युद्ध के 28वें दिन आईआरजीसी की तरफ से किया गया बड़ा दावा ही अगली बड़ी खबर है। करुणा, बिल्कुल, नेतन्याहू सिर्फ 2 हफ्ते और लड़ेंगे। यह आईआरजीसी की तरफ से कहा गया, सिर्फ 2 हफ्ते ही युद्ध लड़ने की क्षमता है। आईआरजीसी की तरफ से यह बयान दिया गया है। ईरान युद्ध में आया बड़ा टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इजरायली सेना के प्रमुख ने चेतावनी दी कि अयाल जमीर ने कहा है कि कई मोर्चों पर सैन्य ऑपरेशन से परेशानी बिगड़ सकती है सुरक्षा व्यवस्था, और सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में जमीर ने ये जानकारी दी है। तो फिलहाल आपको बता दें, सुरक्षा कैबिनेट में दी गई ये जानकारी वाकई चौंकाने वाली है और कई बड़े सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि ये इजरायली सेना के प्रमुख की तरफ से दी गई वो चेतावनी है जहां उन्होंने ये साफ कर दिया कि कैसे कई मोर्चों पर सैन्य ऑपरेशन से अब परेशानी हो रही है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। इस बयान के मायने क्या है, एक्सपर्ट से सवाल करेंगे, क्योंकि इजरायल की हकीकत यह है कि वो अलग अलग फ्रंट पर हमलों को अंजाम दे रहा है और इसी मल्टी फ्रंट की वजह से इजरायल क्या अब मुश्किल में फंस चुका है। तो मल्टीपल फ्रंट और इजरायल का क्या गुमान अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्यों हाफ रही है आईडीएफ, क्यों आईडीएफ के चीफ को यह सब कुछ कहना पड़ा। इजरायली रक्षा मंत्री ने बताए हैं 10 बड़े खतरे। लंबे युद्ध की खपत से आईडीएफ की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई। एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की कमी बहुत खतरनाक है। आर्टिलरी गोला बारूद की कमी की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वॉर फ्रंट बढ़ गए हैं, सैनिकों की संख्या घट रही है। स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस की समस्या है। हथियारों की सीमित उत्पादन की क्षमता है। फ्रंट पर जो युद्ध है वो कौन कौन से, कुल मिलाकर 8 फ्रंट्स है। ईरान है, गाजा है, वेस्ट बैंक है, लेबनान है, सीरिया है, इराक, यमन और फारस की खाड़ी। यहां पर इजरायल को लड़ना पड़ रहा है। अब बड़ी बात क्या है, 8 मोर्चों पर जंग से इजरायल पस्त पड़ गया है। अंतहीन युद्ध से आईडीएफ में घबराहट है। यही वजह है कि जमीर को यह कहना पड़ गया, जो चीफ है आईडीएफ के, कि जो हालात हैं, अगर ये हालात बने रहे तो इजरायल बहुत लंबा नहीं टिक सकता है। जो उनकी आर्मी है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर सकती है। तो सवाल यह है कि क्या इस बयान से यह इंडिकेशन मिल रहा है कि युद्ध हारेगा इजरायल। नंबर 1, तबाही मचाते ईरानी मिसाइल ड्रोन हम देख रहे हैं। क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों से इस वक्त इजरायल के अंदर कोहराम है। एयर डिफेंस इंटरसेप्टर नाकाफी साबित हो रहे हैं। आर्थिक और लॉजिस्टिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। इजरायल पर ईरान, हूती, हिजबुल्लाह के हमले बढ़ रहे हैं। मल्टीपल फ्रंट से इजरायली नागरिकों पर अटैक हो रहा है। दांव पर है इजरायल की साथ। लंबे सैन्य अभियान से आईडीएफ थक गई है। ईरान युद्ध में मकसद अभी भी अधूरा है। आईडीएफ की अजय छवि खाक होने का एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन बड़ी बात करुणा आपने यहां बताई है, 8 मोर्चों पर जंग, यही सबसे बड़ी खबर है। और इन 8 मोर्चों पर जंग के तहत अब 28 दिन में क्या आईडीएफ पास? क्यों? क्योंकि इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। दूसरी बड़ी बात, कई युद्ध के दबाव में ढहने की कगार पर है आईडीएफ। ये एक और सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज के इस हालात में आईडीएफ अपनी क्षमता से ज्यादा मोर्चों पर लड़ रही है। और चौथी बड़ी बात, जहां सरकार घायल सेना को युद्ध, आपको बता दें, रणनीति, जरूरी संसाधनों के बिना जंग में और लेबनान के मोर्चे पर भी ज्यादा ग्राउंड फोर्स की अब जरूरत है। बड़ी बात यह थी कि सरकार घायल सेना को युद्ध के मैदान में भेज रही है और साथ ही 8 मोर्चों पर लड़ने के लिए सैनिकों की कमी की बात भी सामने आ रही है। जबकि 8 मोर्चों पर लड़ने के लिए सैनिकों की कमी की जो बात है वो बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि वॉर जोन में रिजर्व सैनिक पूरी तरीके से थक चुके हैं। ये एक बड़ा फैक्टर चतुर्वेदी सर इस वक्त इसलिए फैक्ट्स के साथ सामने रखा। क्या वाकई जो बात अब से थोड़े दिन पहले तक हम करते थे कि आईडीएफ को प्रॉक्सीज ने भी पूरी तरीके से उलझा रखा है, आज इसी बात को एडमिट खुद इजरायल कर रहा है? क्योंकि ये तमाम फैक्टर्स को आप रूल आउट नहीं कर सकते सर, कि किस तरीके से एक नहीं बल्कि 8 अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहा है इस वक्त इजरायल। कब तक टिक पाएगा सर? क्या वो अपने मोटिव को ईरान को देखते हुए भी अचीव कर पाया या नहीं? ये एक और सबसे बड़ा सवाल। सुरभि, आपने जो एनालिसिस की है वो बहुत डिटेल्ड है। मैं बता दूं, इसमें सच्चता है कि 8 मोर्चों पे लड़ रहा है और आज से नहीं, इजराइल के अस्तित्व से लेकर आज तक वो हमेशा ऑलवेज इन फॉरएवर इन वॉर है। और इजराइल में एवरी सिटीजन, हर नागरिक इजराइल का एक सैनिक है।
80 लाख की पॉपुलेशन में से 50 लाख वहाँ पे सैनिक हैं। तो ये जो चीज़ उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने कही है, वो एक उन्होंने सत्यता से अपने लीडरशिप को परिचय कराया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इजराइल के सैनिक हार गए हैं, वो बिल्कुल पस्त हो गए हैं और वो अब हथियार डालने वाले हैं। इजराइल काफ़ी, मेरा एक अनुभव है इजरायली सैनिकों के साथ। इसीलिए आखिर में ये कहा था, क्या इजराइल कहीं किसी भी फ्रंट पर अपने मोटिव को अचीव कर पा रहा है? चाहे वो ईरान की बात कहें, शुरुआत में हम हमास की बात भी करते थे सर, हमास के खात्मे की बात करते थे, लेकिन देखिए किस तरीके से प्रॉक्सीज ने भी आपकी इस सिचुएशन को और इग्नाइट और एग्रीवेट कर दिया। अब हिजबुल्लाह वही कर रहा है सर। तो रवि, इजराइल ने हर युद्ध जीता है राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए। वो हमेशा सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हर नागरिक तैयार है। आज के दिन टेक्नोलॉजी में इजराइल वर्ल्ड में मैं समझता हूँ लीडर है। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कमी है, हताशा नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन एक सच्चाई से अपने लीडरशिप को बताना कि हम लोग इतने मल्टीपल फ्रंट पे लड़ रहे हैं और इतने समय से लड़ रहे हैं, इसलिए ये चिंता की बात है। लेकिन ये नहीं है कि वो हथियार डालने वाले हैं और वो इजराइल। बिल्कुल सर, क्योंकि सर जो सिक्योरिटी को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें खुद जो ज़मीर है उनकी तरफ से 10 रेड फ्लैग जरूर वहां पर सामने रखेगा और कहा गया 2023 से 7 अक्टूबर के बाद से लगातार हम युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे में हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और मनीष, लगातार हम ऐसा लग रहा था, जो सवाल उठा रहे थे, डिमोना में हमने देखा क्यों नहीं इजराइल हमलों को रोक पाया, कई और शहरों में हमले हो रहे हैं, वहां पर भारी तबाही मच रही है कि क्या डिफेंस कमजोर हो रहा है, क्या आईडीएफ की ताकत कमजोर हो रही है। क्या जो जमीर की तरफ से आईडीएफ चीफ की तरफ से कहा गया, क्या उसमें जवाब मिल गया? देखिए करुणा, मैं जनरल चतुर्वेदी की ही बात को आगे बढ़ाऊंगा और ख़ास करके तब जबकि पिछले 4 साल से लगातार एक अच्छा खासा समय मैंने इजराइल में बिताया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अक्टूबर 2023 से लगातार जंग जारी रहने के बावजूद लोग जो हैं वो अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप में लाइन में खड़े हो जाते हैं या सामान की जमाखोरी करते हैं। ऐसा नहीं होता। यहाँ युद्ध भी चल रहा है और जीवन भी चलता रहता है। तो जब आप इजराइल के लोगों से बात करेंगे, उन लोगों से जिससे ये देश बना है, तो वो कहते हैं कि यहूदी होना आसान काम नहीं है और हमारा जीवन ही इसी के लिए है। सबसे बड़ी बात है, इनके पास एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। ये बात सही है कि आईडीएफ के चीफ ने उन कमजोरियों के बारे में सबके सामने बात रखी है, लेकिन फिर इसका निदान भी ये खुद ही निकालते हैं कि कैसे हमें रिसोर्सेस आगे करना है। जिन लोगों को आप हाथ में कलम और कंप्यूटर लेकर देखते हैं, जिन लोगों को देखते हैं कि आप वो हाईटेक फील्ड में काम करते हैं, उन्हीं को अगले दिन संकट आते ही उनको आप बंदूक और टैंक चलाते हुए देखने लगते हैं। तो ये इजराइल के लोगों की बात है और ये मैं किसी बड़ाई के तहत इजराइल के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि गाजा अक्टूबर 7 के बाद से मैंने खुद अपनी आंखों से उन लोगों को देखा है, उन लोगों से बात की है जो कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और अगले दिन आईडीएफ के सोल्जर होकर गाजा बॉर्डर पर तैनात थे। कहने का मतलब यह है कि इजराइल हमेशा से जंग लड़ता आया है। जब एक साथ सब अरब देशों ने मिलकर 1 हफ्ते का जंग लड़ा था, तब भी इजराइल बिना पैनिक हुए उनसे जीतता आया। और आज की तारीख में अगर आप देखिए, गाजा में लड़ाई हुई, हमास खत्म हो गया, गाजा की ज़मीन इनके कब्जे में, हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। आज की तारीख में पूरी दुनिया में ये डिबेट चल रही है कि साउथ लेबनान की ज़मीन इजराइल क्यों हासिल कर रहा है, यानी वहाँ भी उनको। लेकिन मनीष, पहली बार ऐसा हुआ बीते 3 साल में जब आईडीएफ की तरफ से एक्सेप्ट किया गया और कहा गया कि अगर कमियां दूर नहीं की गई तो फिर आईडीएफ कोलैप्स हो सकती है। यह बयान दिया गया, इसलिए यह थोड़ा सा ज्यादा सीरियस नोट पर जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इसका मतलब ये है कि आईडीएफ चाहती है कि सरकार की तरफ से और अधिक रिसोर्सेज प्रोवाइड कराई जाए। वो ये नहीं कह रही है कि हम जंग नहीं लड़ेंगे, वो ये नहीं कह रही है कि चलिए अब बातचीत के टेबल पर आ जाते हैं, बल्कि वो और ज़्यादा रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, वो और ज़्यादा रणनीति अपनाने की बात कर रहे हैं। और आईडीएफ को ये लगता है कि हमें अगर ईरान के साथ जंग लड़नी है तो हमें फिलहाल अभी वेस्ट बैंक में जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उन पर अभी लगाम लगा के रखनी है, एक साथ इंटरनल मोर्चे को नहीं खोलने